ट्वेल्थ क्लास बेटा। आज हम 15 चैप्टर का 4th पार्ट करेंगे, द पावर्स ऑफ द स्टेट। इसमें हम बताएंगे कि अब राज्य को शक्तियों के बंटवारे के विषय में कि राज्य को शक्तियाँ मिले या ना मिले, इसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत अधिक बहस हुई कि ये राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स में किस तरह से डिवाइड होंगे। इसी में कुछ लोगों का मानना था कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू, और कुछ लोगों का मानना था कि स्टेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर हम जवाहरलाल नेहरू जी का कि उन्होंने किस तरह से दिया था कि उन्होंने अपने एक लेटर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें कहा कि जब ये पार्टीशन एक सेटल फैक्ट है कि हमें लग रहा है कि विभाजन होना ही है, तो इसके साथ साथ अगर हम देश के हितों को नहीं देखेंगे, एक केंद्रीय जो आधिकारिक शक्ति है अगर उसको हम कमज़ोर रखेंगे तो हम शांति नहीं बना पाएंगे। उनका मानना था कि एक वीक सेंट्रल अथॉरिटी which could be incapable of ensuring peace, of coordinating vital matters of common concern, and of speaking effectively for the whole country in the international sphere, कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अगर हमारा केंद्र कमज़ोर होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था उसमें 3 लिस्टें प्रोवाइड की गई, जो कि आप पिछली क्लासेस में भी जिनके बारे में पढ़ चुके हैं। यूनियन के लिए, स्टेट के लिए और कंकरेंट, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट्स जो फर्स्ट लिस्ट में आते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते थे, और सेकंड लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के अंतर्गत, और जो थर्ड लिस्ट थी उसमें राज्य और केंद्र दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयरिंग थी, यानी कि उनमें हिस्सेदारी। यद्यपि इनमें बहुत सारे जो आइटम्स थे वो यूनियन कंट्रोल के एक्सक्लूसिव रखे गए थे और कुछ स्टेट के लिए। इसके अलावा भी जो बाकी विषय बच गए वो कंकरेंट लिस्ट में आ जाते थे, समवर्ती सूची में। इसमें दिखाया गया कि अब यहाँ पर प्रांतीय सरकारों के बजाय केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। यूनियन में मिनरल्स और जो मुख्य औद्योगिक इकाइयाँ थी उसमें भी कंट्रोल रखा जाता है। यद्यपि हमारा आर्टिकल 356 gave the central powers to take over state administration on the recommendation of the governor, उसने दिखाया है कि जो केंद्र है वो राज्य सरकारों पर भी गवर्नर के रिकमेंड करने पर कंट्रोल रख सकता है। तो इसके तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके अलावा एक जटिल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म भी शो करता है, यानी कि संघवाद में राजस्व संबंधी नीतियाँ जो वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती हैं। इस केस में कुछ टैक्सेस, फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटीज़ एंड कंपनी टैक्सेस, वो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ दूसरे केसेस जैसे इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज़ है, इसको सेंटर और स्टेट दोनों शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स रह जाते हैं जो कि टोटली स्टेट के पास आ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ जो हैं जैसे आपका लैंड प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल टैक्स है, ह्यूजली प्रॉफिटेबल टैक्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी लगा सकती है। तो यहाँ तक हमारा आपके 3 लिस्टों के बारे में, 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, और
जवाहरलाल नेहरू को केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने के बारे में विचार दिखाए गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे, ये आप ध्यान से यहाँ प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स।